आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आमतौर पर हम या तो कानूनी पेचीदगियों में पड़ने से डरते हैं या किसी मसले का हमें कोई सही कानूनी तरीका नहीं पता होता। आपके ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अतहर आलम, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपकी कोई भी उलझन हो, आपका कोई भी मसला हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं वकील साहब का अपने प्रोग्राम में। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। नाजरीन, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। आप कोई भी कानूनी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। वकील साहब, आज हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ यानी कि क्रिमिनल एक्ट की। सबसे पहले जानेंगे कि ये एक्ट क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी अब और ये कब बना। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किसी भी क्रिमिनल लॉ के लिए एक ज़रूरी है कि एक उसको कैसे रेगुलेट होगा, प्रोसीजर कैसे बढ़ेंगे। कोई घटना घट जाती है तो उससे मुतालिक उसका प्रोसीजर क्या होगा। इसलिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में अमल आया और उसके बाद उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वक्तन ब वक्तन होती रही हैं, जिसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स भी हुए हैं वक्त के हिसाब से। क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है जैसे जैसे वक्त के साथ साथ क्राइम भी बढ़ रहे हैं जी। तो उस क्रिमिनल एक्ट को रोकने के लिए बहुत सारी चेंजेस वक्त में हुआ था। जो लास्ट अमेंडमेंट हमारा हुआ है 2013 में हुआ जी। 2013 में इसमें कुछ बदलाव हुए। और ये क्या बदलाव थे? बदलाव थे बहुत सारे, जैसे सेक्शन 376 रेप के केसेस में। अच्छा। उसमें A, B, C, D जो क्लॉजेज ऐड हुए हैं उससे मुतालिक वो चीज़ें तब्दीली लाई कि उसको कैसे और ग्रीवस जो लोग इस ऑफेंस से रिलेटेड हैं या उन्होंने ऐसा ऑफेंस किया है उसको एक कैटेगराइजेशन करने के लिए उनमें तब्दीलियाँ ली। उसमें ऑफेंस की म्याद बताई गई कि इस घटना में इससे अगर कोई बात होती है या इस टाइप का कोई ऑफेंस होता है तो उसमें उसका ऑफेंस का म्याद क्या होगा, उनका ट्रायल कहाँ पर होगा, कैसे होगा, सेशन कोर्ट में। क्योंकि देखिए दो चीज़ें होती हैं, घटना जो होती है कॉग्निजेबल एंड अनकॉग्निजेबल, दो एक बहुत ब्रॉड टर्म है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में यूज होता है जी। जिसको हम कहते हैं गहन अपराध। तो उस टाइप की जो घटनाएं जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी को इफेक्ट कर रही हैं, जो आजकल देखिए 376 इज वेरी कॉमन जी। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जितने जजमेंट अभी आज के दिनों में आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स जो हैं 90% केसेस में एक्विटल हो रहा है। तो उसकी वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है हमारे यहाँ उसमें बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए प्रोसीजर्स चेंज होते हैं। उसको और कैसे इफेक्टिव बनाया जाए उसके लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो ज्यूरिस्ट हैं, वो बैठते हैं, उसमें तब्दीलियां करते हैं। लेकिन हमारा जो अपना मानना है कि जितने कानून बन रहे हैं क्राइम में कोई कमी नहीं हो रही है। क्राइम जहाँ थी बल्कि और बढ़ाव। आपने देखा होगा कि इन 10 सालों में 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना जी, 13 में पॉक्सो एक्ट बना। तो जितने कानून बन रहे हैं क्राइम उतना ज्यादा बढ़ रहा है। तो यानी आप एक तरह से कह रहे हैं कि इन लॉज में, एक्ट में जो भी बदलाव हो रहा है, बदलाव हमेशा अच्छे के लिए किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके कुछ खास इसमें तब्दीली दिखाई नहीं दे रही है। जो केसेस हैं उसी तरह बढ़ रहे हैं, उनकी रफ्तार वही है। क्यों है? इसलिए कि देखिए बहुत गौर करने की बात है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्वेस्टिगेशन 90% केसेस में दो चीज़ें हो रही है, जो कि मुझे याद है मैं 2005 में लॉ कमीशन को मैंने लिखा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा था कि भाई आपको अगर रेगुलेट करना है किसी चीज़ को तो उसमें इमीडिएट कोई ना कोई, जिसके बाद फास्ट ट्रैक कोड बनाया गया, उसकी एक म्याद तय की गई कि इस टाइप के क्राइम जो हिनस क्राइम है उसकी कम से कम ट्रायल फास्ट स्पीडी ट्रायल हो और 6 महीने के अंदर डिसीजन हो। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत है प्रोसीजरल की, इन्वेस्टिगेशन भी एक पुलिस देख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर में भी उसको इन्वॉल्व किया गया है। अभी रिसेंटली इन 5 सालों में कम से कम ये ज़रूर किया गया है गवर्नमेंट ने कि इन्वेस्टिगेशन ऑन लॉ एंड ऑर्डर के पार्ट को इन्होंने अलग किया है। यानी या जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में ही हो, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी रिपोर्ट 173 की जो फाइनल रिपोर्ट जब सबमिट होती है, चार्जशीट जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं, वो चीज़
इफेक्टिव तरीके से हो, क्योंकि देखिए चार्जशीट में जब कमी होगी उसी का बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को मिलता है, तभी वो बरी किया जाता है। अगर क्राइम इस तरीके से हुआ है और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है, हमारे यहाँ एक और कमी बहुत ज़्यादा है कि हमारे यहाँ अभी जैसे पुलिस ने टेंटेड इन्वेस्टिगेशन पे सुप्रीम कोर्ट की बहुत वाज़ेह तौर पे जजमेंट्स हैं जी। कि अगर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट प्रॉपर्ली डन बाय एन पुलिस ऑफिशियल तो देयर मस्ट बी सम एक्शन अगेंस्ट देम। अगर उनको जब तक हम लायबल नहीं ठहराएंगे तब तक मैं कभी रिफॉर्म नहीं समझता कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई रिफॉर्म आ पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट एक इन्वेस्टिगेशन का है जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली एक्यूज लेता है। और हमारे कानून में बहुत सारे लूप होल्स हैं, जो एक्चुअल कल्प्रिट हैं जी वो पकड़े नहीं जाते, जो बेगुनाह हैं वो बेचारे 5-5 साल 10-10 साल। अभी आपने देखा होगा FM पे भी दे रहा था कि एक लड़की ने एक रेड लाइट पे किसी लड़के के ऊपर एलिगेशन लगा दिया, उसने बदतमीजी की, दूसरे दिन उसको मीडिया ने भी बहुत हाईलाइट किया, एंड दैट जेंटलमैन फेस दी केसेस फॉर 4 years एंड कितने मेंटल ट्रॉमा से उसकी फैमिली गुजरी। 4 साल तक उस केस लड़ने के बाद उसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, लेकिन वो 4 साल का वक्फा उसके फैमिली में कितने टर्मोइल हुए, फादर की हार्ट अटैक हुआ, मदर बेचारी ब्लड प्रेशर की शिकार हो गई। तो इस तरीके से उसका अपना करियर जो था, जो फ्यूचर था, वो ब्राइट फ्यूचर बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मेरा कहना है कि कम से कम किसी चीज़ की शुरुआत होने पर ही अगर उसको सही तरीके से चेक एंड बैलेंस किया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो हालात पैदा नहीं होंगे कि एक बंदा इनोसेंट आदमी कम से कम इतना सफ़र नहीं करेगा। जी, जैसे आपने बताया कि बेगुनाह हमेशा पकड़े जाते हैं और जो गुनाहगार है वो पकड़े नहीं जाते, वो हमेशा बच जाते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? जो गुनाहगार है वो ज़्यादा शातिर हो गए हैं, वो लॉ को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हैं, बहुत शातिर हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, रिसेंटली फेक करेंसी पकड़ी गई साकेत में। साकेत जो वीकली मार्केट लगती है वहाँ पर एक आदमी को पकड़ा गया और उसके एलिगेशन जो प्रोसिक्यूशन के हैं कि उसके 18 लाख रुपए बरामद किए गए। जब मेरे पास वो मैटर आया मैंने देखा, बेल लगाई, बेल 6 महीने 1 साल से उसकी नहीं हुई क्योंकि वो उसके प्रीमिसेस से वो चीज़ें रिकवर हुई थी। अच्छा। लेकिन जब उस आदमी का मैंने एम्स की रिपोर्ट देखी तो उसको ही वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिजीज, फॉरगेटफुलनेस जिसको हम कहते हैं, अच्छा, सिजोफ्रेनिया। हाउ और आई एम सरप्राइज कि देयर इज नो पब्लिक विटनेस। जिस प्रीमिसेस से रिकवरी हुई है, मशीन की रिकवरी हुई है, प्रिंटर्स की रिकवरी, देखिए एक रैकेट है। आप अगर कोई फेक करेंसी का चला रहा है तो देयर मस्ट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ 5-10 पीपल एंड पुलिस ने एक भी पब्लिक विटनेस नहीं बनाया। एक लेडी को पकड़ के ले आए, वो भी लेडी का जब मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो उसने बोला कि मुझे पुलिस ज़बरदस्ती थाने में लेके आई, अच्छा, मुझसे स्टेटमेंट पे ब्लैंक पेपर पे साइन कराए और उसी के बयान के बाद हमने तुरंत बेल लगाई, कोर्ट ने उसी ग्राउंड पर बेल दी। तो आप ये सोचिए वो बेचारा, वो बंदा जिसके ऊपर ये गुजरी, एक आदमी जो मेंटली फिट नहीं है, वो इतना बड़ा क्राइम, उसका इन्वॉल्वमेंट और इतनी चीजें वो जाहिर की गई। तो ये क्या है? मिसयूज ऑफ लॉ है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। और कहीं किसी एक के साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो कहाँ पर कमी रह जाती है? कमी देखिए इन्वेस्टिगेशन में है। जब इनिशियल स्टेज में कोई चीज रिपोर्ट की जाती है या किसी ना किसी, देखिए कंप्लेनेंट तो होता है ना किसी भी, चाहे वो प्रोसिक्यूशन साइड से हो, पुलिस वाला हो। अब अभी मैं एक मैटर 3 दिन पहले मैंने देखा, एक 5 बच्चों को सीलमपुर में जी बच्चे बंधुआ जो होते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत SDM के ऑर्डर पे FIR की गई। उन बच्चों का जब स्टेटमेंट में देख रहा था, 164 का बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है, वो बच्चे बिल्कुल कह रहे हैं कि मैं तो अभी दुकान पर चाय देने आया था, फादर हमारे यहाँ काम करते हैं इस फैक्ट्री में। दूसरे बच्चे का स्टेटमेंट है कि मैं आज ही दिल्ली आया था घूमने के लिए, हमारे पिताजी यहाँ काम करते हैं, मैं उनको नाश्ता देने आया था। लेकिन दिखाया क्या गया? रेड, कि हमने SDM ने इन पुलिस के साथ रेड करके 5 फैक्ट्री सील करवा दी। अब वो 5 फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनसे जब हमने पूछा और इन्वेस्टिगेशन जो चार्जशीट फाइल की, देयर आर मेनी लूप होल्स। 161 के बयान में कुछ है, 164 के बयान में मजिस्ट्रेट के सामने बिल्कुल क्लियर बातें, और इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ एक्विटल।
क्योंकि अगर ट्रायल में हम जाएंगे तो 5 साल से मिनिमम ट्रायल खत्म नहीं होगा। अब उनके ऊपर वो बेचारे जो फैक्ट्री चला रहे हैं, जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बिजी हैं, वो कितने सफरर हैं। एक बच्चा जो बाहर से है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है 164 में, जो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करा रहा है, तो वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। जो मजिस्ट्रेट ने क्वेश्चन किया उसका वो क्लियर कट आंसर दे रहा है। तो क्या उसका हक नहीं बनता कि वो हाई कोर्ट जाए और क्वेश्चन फाइल करे? क्यों वो व्हाई ही शुड सफर फॉर 5 years फॉर इन ट्रायल? तो लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो आम लोग हैं उन्हें कानून की बहुत ज्यादा समझ नहीं है, उसकी बारीकियां नहीं जानते हैं, तो किस तरह से उन्हें समझाया जाए, किस तरह से अवेयर करे, सरकार क्या करे इसके लिए? देखिए, कानून लॉ जो है पूरी जिंदगी इंसान की जो है लॉ से गवर्न होती है, हमारा ये मानना है। अगर एक काम आप कोई भी चीज़ें करते हैं तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत करते हैं। अगर हमारे पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर लॉलेसनेस हो जाएगी सोसाइटी में। कानून इसलिए बने हैं कि हर चीज़ को सही तरीके से रेगुलेट किया जाए, उनको प्रॉपर ढंग से चला जाए, लोगों को बताया जाए। इसलिए आप गवर्नमेंट ने भी पिछली बार स्टेप लिया कि स्कूल में के कैरिकुलम में एक चैप्टर रखा जाए। जी। बुनियादी चीज़ें हैं जैसे FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बच्चों को मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज द, कोई घटना अगर घट जाती है, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, चोरी ही हो जाती है मामले किसी के घर में, एक बच्चा जो पढ़ रहा है क्लास में 5th में 7th में, ही इज मेच्योर, ही कैन राइट ए कंप्लेन। अब उस कंप्लेन की म्याद, कंटेंट क्या होना चाहिए, किस तरह से किस तरीके से लिखी जाए, ये हमारी जिम्मेदारी भी है एज एन एडवोकेट कि हम एक लीगल अवेयरनेस के तौर पर इसको बताएं, बच्चों में जाएं। मैं भी जाता हूँ स्कूलों में जी, संडे को जाता हूँ 1-2 घंटे, सैटरडे को जाता हूँ कि उनको बताता हूँ कि भाई देखो ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप किसी के साथ भी कभी भी कोई घटना हो सकती है जी। उसके लिए कानून का ये कहना नहीं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि जी मैं तो जानता नहीं, कानून से मालूम। मैं तो ये कहता हूँ कि आज की डेट में हर वक्त हर इंसान को, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, कानून की मालूमात होना बिल्कुल होनी बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्योंकि जो बुनियादी बातें हैं, कानून की जो बुनियादी चीज़ें हैं उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा वो किस तरह से उठाएंगे। जैसे आपने अभी FIR के बारे में कहा, तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि उसका एक जो फॉर्मेट होना चाहिए, एप्लीकेशन लिखी जानी चाहिए, उसका क्या तरीका होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। तो अगर हम एक FIR की बात करें तो ये किस तरह से लिखी जानी चाहिए और उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो होनी ही चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो फैक्ट्स, जिसके जो घटना आपके साथ घटी है, चाहे एक्सीडेंट से मुतालिक हो, चोरी से मुतालिक हो, तो आप बताएंगे कहाँ पर चोरी हुई, एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए जी। चोरी हुई तो क्या चीज़ें चोरी हुई हैं उसका एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, चोरी का वक्त क्या था। अगर आपको लगता है कि आपके पड़ोसी या आपके किसी जानने वाले या आपके वॉचमैन का इन्वॉल्वमेंट है, तो एक सस्पिशियस तरीके से उसका नाम आप दे सकते हैं कि मुझे इन पर शक है। दूसरी चीज़ की DD एंट्री कराना, इसको हम डेली डायरी रिपोर्ट कहते हैं, थाने में इमीडिएटली ज़रूर कराएं चोरी की, और कराने के बाद उसकी एक कॉपी अपने पास रखें, फिर उसको फॉलो करें। मुश्किल आज की डेट में क्या है कि बहुत सी चीज़ें लोगों के साथ हो जाती हैं, लेकिन वो पुलिस के पास जाना नहीं पसंद करते, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हम इसके बारे में वकील साहब बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, इनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मैं मंजूर अहमद बोल रहा हूँ जी, सवाल बताएं। मंजूर साहब सवाल बताएं जी, सवाल बताएं, क्या पूछना आपको? मेरा सवाल है ये, अब ये जो जमीन का मसला होता है ना घर में, जैसे कि अगर मेरे पापा को बेटियां, जो पापा है उसको बेटियां ही होती है, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, आप हमें बता रहे थे कि जो लोग हैं वो FIR करवाने से घबराते क्यों हैं, क्यों पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं, क्यों, आखिर डर क्यों है लोगों में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी गाइडलाइंस अभी इन 5 सालों में और पहले भी दी हैं कि पहले लोगों में कॉन्फिडेंस तो हो, पुलिस में कॉन्फिडेंस उसकी कमी है जी। लोग वर्दी देख के ही डर जाते हैं। अगर एक पुलिस वाला आपके घर चला जाए या बाहर खड़ा हो जाए तो आसपास वाले लोग शक की निगाह से देखने लगते हैं, क्या बात हो गई। तो एक अजीब सा माहौल जो है, जो एक रिफॉर्म होना चाहिए, जो पुलिस रिफॉर्म की बात हम करते हैं जी। 2 चीज़ें हैं कि देखिए आज की डेट में तो
इन 5 सालों में बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं। पुलिस में भी रिफॉर्म की ज़रूरत है, उनको भी अब पढ़े लिखे लोग आने लगे हैं। पहले क्या था, क्लास 5th कर लिया, फिजिकल के बेसिस पर उनका अपॉइंटमेंट हो जाता था। आजकल मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेट और ग्रेजुएशन +2 है। तो कम से कम ये है कि अब नए जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं वो नए पुलिस वाले, वो भी देखिए 2 चीज़ें होती हैं कि ये पूरा एक चैन है पुलिस का, सोसाइटी का, समाज का। जब तक लोग पुलिस के को ये नहीं समझेंगे कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, जो आप कहते हैं ना भाई, यहाँ हर जगह स्लोगन देते हैं पुलिस वाले, उस स्लोगन को प्रैक्टिकल तरीके से किस तरीके से अमल में ला रही है, ये पुलिस की खास जिम्मेदारी है। और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द थाने में जो कंडक्ट पुलिस का रहता है आम लोगों के, तो आम लोग घबराते हैं पुलिस स्टेशन जाने से। तो मैं जाऊंगा तो 10 तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप खुद अगर एक लेमैन होके बन करके चले जाइए, अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई मत कीजिए, फिर आप देख लीजिए पुलिस का कंडक्ट कैसा है। सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, उनका बिहेवियर, उनकी टीचिंग, उनकी ट्रेनिंग। ऐसा नहीं है कि आज हो रही है, अब पहले वाली बात नहीं रही जो 5 साल 10 साल पहले लोग घबराते थे। आजकल हर वक्त पुलिस भी एक्शन में आती है। लेकिन सवाल ये है कि वही बात मैंने अभी आपसे कही कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट एंड लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट जब तक अलग नहीं करेंगे, क्योंकि 24/7 पुलिस काम करने वाली, जाहिर सी बात है उनका भी घर है, परिवार है, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। बेचारा वो 24 घंटे थाने में रह के सोने की जगह नहीं होती। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए कि पुलिस स्टेशंस के कितने थाने, आप दिल्ली में हैं तो नज़र आ जाता है, बाकी आप दिल्ली से आसपास चले जाइए, यूपी, बिहार या किसी भी स्टेट में, वहाँ पुलिस स्टेशन की क्या हालत है। वहाँ पर तो गन भी नहीं ठीक से, 303 की पुरानी गनें जो एक ज़माने में चली आ रही थी वो आज तक चली आ रही हैं। तो सिर्फ हम मेट्रोपॉलिटन सिटी को ना देख के उन छोटे छोटे जगहों को भी देखने की ज़रूरत है। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक हमारा डेवलप प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तब तक हम किसी भी रिफॉर्म के लिए सोच नहीं सकते। वो बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे आज हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ की, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस लॉ के अंदर, इस एक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देखिए, लॉ इज़ वेरी वास्ट जी। अगर हम क्रिमिनल की बात करें, क्रिमिनल तो उसमें पॉक्सो एक्ट है। आजकल सबसे ज़्यादा जो मैटर कोर्ट में आ रहे हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जब से बना है, वजूद में आया है, आप चले जाइए, उसके महिला कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट अलग से किया गया है। अब डेली 50-100 मैटर वहाँ लगे रहते हैं, क्योंकि वो दैट डोमेस्टिक वायलेंस लॉ इज एप्लीकेबल टू एवरी वीमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, क्योंकि उनको वहाँ पर एक ही मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस का भी राइट है, राइट ऑफ रेजिडेंस का भी राइट है। तो एक एक्ट के अंदर बहुत सारे अच्छे प्रोविजन है, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ गई है कोर्टों में। अच्छा। लोग कम वक्त में जल्दी फैसला चाहते हैं और डिस्पोजल भी अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि कोर्ट मनी है। हालांकि अपोजिट पार्टी के हस्बैंड की तरफ से हमेशा उसको डिले करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोर्ट इज नाउ वेरी स्ट्रिक्ट एंड देयर इज अ क्लियर कट गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जिसकी वजह से आजकल बहुत जल्दी डिस्पोजल हो रहे हैं। कम से कम एक जो डिस्ट्रेस वुमेन है, जो बच्चे को लेकर के 2-2, 3-3 बच्चे घर में, इनको मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा है, हस्बैंड इंटेंशनली बहुत से मामलात में मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बावजूद भी वो नहीं देना पसंद करते जी, तो कोर्ट कंपेल करते हैं कि आप दीजिए, नहीं तो आपको जेल भेजा जाएगा जी। और भी बात करेंगे इस पर। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका। जो मेरी फैमिली प्रॉब्लम है जी बताएं, सवाल बताएं। फैमिली प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर से जो हमारी बीवी है वो सही से चलती नहीं है और गलत लाइन पे है वो, और उसकी सब जानकारी मेरे बच्चों को भी है और मैं उसको बहुत बार समझाया हूँ, लेकिन उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आता है। मैं एकदम ही आने यूँ समझो कि बहुत में वो अपने आप पे मायूसी सब हैरान हो रहा हूँ। अब चले कंटाल के मैं उसके अम्मी अब्बा को बुला तो वो लोग भी मेरे को 2-3 साल से बहुत प्रेशर मेरे ऊपर बना रहे थे, बोले तुम कोई को नहीं बोलोगे। फिर छल्ले कंटाल के मैंने ये बातें कुछ जो थी तो मैंने जो अपने जानकार लोग थे उनको मैंने शेयर करने के बाद में कुछ मेरा निकाल नहीं आ रहा है। तो अगर मेरे को 1.5-2 साल पुरानी जैसे मोबाइल कॉल डिटेल मेरी औरत की निकालनी पड़े
कानूनी कार्रवाई में अगर कभी प्रूफ के तरीके है तो क्या मैं निकलवा सकता हूँ वो चीजें, क्योंकि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको उसके जी गलत लाइन पे वो जा चुकी थी या ना। ये हजरत मैं समझ गया आपकी बात। दो चीज़ें बहुत वाज़ह मैं बता दूं आपको, ये परेशानी सिर्फ आपके साथ नहीं है, सोसाइटी में आज की डेट में आम परेशानी है। मगर मेरा अपना मानना है कि देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक किसी भी बीमारी को आप बताएंगे नहीं, उसको डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं होगी, जब तक डायग्नोसिस नहीं होगी तो ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा। आपने जिस तरीके से बताया कि आप बच्चे हैं, बच्चों को भी मालूम है, मेरा अपना मानना है कि बड़े मेंबरान जो घर के हैं, चाहे आपकी तरफ से हों चाहे उनकी तरफ से हों, वाइफ की तरफ से, उनको इन्वॉल्व करके बैठाल के क्लियर बात करें कि वो क्या चाहती हैं। हो सकता है वो आपके साथ ना रहना चाहती हों आज की डेट में किसी भी वजूहात की वजह से, तो उस वजह को तलाश करने की कोशिश करें, उनसे पूछें क्लियर। देखिए दो रास्ते हैं, अगर रहना साथ है तो सुकून से रहना है और किस टर्म्स कंडीशन में रहना वो आप उनसे खुल के बात कर सकते हैं, और अगर नहीं रहना है, अलग होना है, तो उसका भी तरीका मौजूद है, कानूनी तरीके से आप जा सकते हैं। तो वो कानूनी तरीके बहुत सारे हैं। आप एक अच्छे वकील से राब्ता कायम कीजिए अपने इलाके में, इंशाल्लाह वो अच्छा रास्ता बताएंगे आपको। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी एक जमीन है जिसमें जो एक मकान बन गया है जी, वो पहले बिक गई थी जी जी, तो उसमें मेरे वालिद साहब का नाम है, मेरे वालिद साहब ने नहीं बेची थी, और तो हम पूछना देते हैं कि अब क्या वो जमीन हमें मिल सकती है? वो नाबालिग थे जब बिकी थी। देखिए ये आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये सिविल लिटिगेशन से मुतालिक है, और आज का टॉपिक जो हमारा है वो क्रिमिनल से है। फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आप अपने इलाके के किसी भी जो दीवानी जो सिविल के अच्छे वकील हैं उनसे रब्ता कीजिए, वो मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से आपको गाइड करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कानूनी रास्ते की बात करें तो क्या कुछ कानूनी रास्ते इनके पास क्या कर सकते हैं? उनके पास अपना हक मांगने का है, सूट में जा सकते हैं, वो कोर्ट में जाके सूट फाइल करें, अपना हक जो है उनको अपना क्लेम करें, उसके लिए इनके रास्ते खुले हुए हैं कानूनी तरीके से। जी, हम बात कर रहे थे कि सिविल लॉ के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? सूट आता है, सिविल सूट हैं, पार्टीशन सूट हैं, सूट फॉर रिकवरीज हैं, तो बहुत देखिए लॉ इज वेरी वास्ट, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो। उस सिविल में भी बाइफर्केशन कई तरह के नेचर हैं। आजकल सिविल में भी कॉमर्शियल लिटिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आपस में। पहले हिंदुस्तान में कॉमर्शियल लिटिगेशन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनका कंसेप्ट नहीं था, लेकिन इन 5 सालों में इसीलिए सरकार ने अभी बहुत सारे कॉमर्शियल कोर्ट्स बनाए हैं। अभी कॉमर्शियल मीडिएटर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं मीडिएटर के हैसियत से भी 8 साल से काम कर रहा हूँ। कई मामलात को आपस में सुलझाने की कोशिश की जाती है जो कोर्टों में चलते हैं, जो जजेस रेफर करते हैं मीडिएशन में कि ये अगर दोनों पार्टीज तैयार हैं, सहमति से हैं, तो उसको बैठ के सहमति से सुलझाया जा सके। लेकिन कॉमर्शियल कोर्ट में है, सिविल है, तो उसमें 5 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़ के मामलात आ रहे हैं, ट्रेडमार्क के आ रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास एक एबॉट में बहुत बड़ी कंपनी है मेडिसिन्स की, उसका एक ट्रेडमार्क का केस आया। तो ट्रेडमार्क में अलग से कोड बनाए गए हैं, उनके भी कॉमर्शियल एडीजे बैठते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उनको पावर है। एक जुरिसडिक्शन है, पिकुलियर जुरिसडिक्शन क्रिएट की गई है, किसके मामला 2 करोड़ से ऊपर तक जो है इनके पास सुने जाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे अभी बिल्कुल अमेंडमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो भी एक सिविल प्रोसीजर है। कंज्यूमर का एक अलग एक्ट बना हुआ है, जो उसकी एक हायरार्की बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल कमीशन लेवल। उनका उन्होंने फिक्स किया है कि इतने से इतने लाख होनी चाहिए। अभी तो इन्होंने काफ़ी रिपील कर दिए, कंप्लीट चेंजेस किए हैं, और उसमें डिस्पोजल भी जल्दी हो रहे हैं। अभी इन्होंने नया रेरा, अभी जैसे आपने देखा होगा हाउसिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, तो उसने एक नया एक्ट बना, रेरा एक्ट जिसको हम कहते हैं, जिसकी प्रोसीडिंग हर जगह स्टेट में एक रेरा कोर्ट ट्रिब्यूनल बनाया गया है, ताकि जो बेचारे जिनके मेहनत से जिन्होंने मकान बुक कराया, फ्लैट बुक कराए, किसी भी जो उनको वक्त पे डिले कंपनसेशन के तौर पर वो क्लेम कर सकते हैं उनके पास जाकर। दैट इज ऑल्सो ए सिविल लिटिगेशन। लेकिन वक्त की
और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी बर्डनड है, केसेस बहुत ज्यादा है, सालों साल लग रहा है। लाखों लोग आप देख लीजिए, नोएडा में बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, लोगों ने 5-5 साल 10-10 साल से लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। अभी अमरपाली का जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट ने, सहारा टाउनशिप का जजमेंट आया है। तो इस तरीके से लोग सफरर बहुत हैं। उसके लिए ज़रूरत है कि एक नए ट्रिब्यूनल की बुनियाद रखी जाए और बनाया जा रहा है हर स्टेट में। अब धीरे धीरे वो ट्रिब्यूनल कायम हो रहे हैं और ये डिस्पोजल भी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो कम से कम लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। कोई भी कानून इनऑर्डिनेट डिले में लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है। उस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम इफेक्टिव तरीके से कानून बनाएं, जिसकी एक मियाद फिक्स हो कि 6 महीने 1 साल तक मैक्सिमम ये केस चलेंगे और उसके बाद सॉल्व हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चलने के बाद बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ इंसान को याद नहीं रहती हैं। उसका बेनिफिट जैसे क्रिमिनल में ही कोई घटना 10 साल पहले हुई तो आप कितनी अपने मेमोरी में उस चीज़ को रखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वक्त एक फिक्स किया जाए। बहुत सारे कानून जैसे पॉक्सो है कि 6 महीने के अंदर, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है इसी वजह से। क्रिमिनल मैटर में जो हीनस क्राइम है उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है कि 6 महीने के अंदर वो इस पर ट्रायल करके अपना जजमेंट सुनाए। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे इफेक्टिव जजेस हैं, अच्छे जजेस हैं जो इस बात को समझते हैं और लोगों की परेशानियां समझते हैं और उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी, अगर हम क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में फ़र्क को समझना चाहें तो किस तरह से समझें? क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए, दोनों के प्रोसीजर हैं। कानून तो आप दीवानी मुकदमा और जो उर्दू में हम कहते हैं, जो हमेशा यूज़ करते हैं, फौजदारी से मुतालिक क्रिमिनल से है। यानी जो क्रिमिनल एक्ट है जिसकी वजह से जिस किसी को अगर नुकसान हुआ है, नुकसान तो दोनों तरीके में, अगर सिविल लिटिगेशन में भी जाएंगे तो नुकसान हुआ है तब आप सूट फॉर रिकवरी में जा रहे हैं। आपको प्रॉपर्टी में हक चाहिए तो पार्टीशन में जा रहे हैं। तो दोनों में है कि एक क्रिमिनल एक्ट है दैट इज गवर्न बाय द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और सिविल प्रोसीजर कोड के लिए सिविल प्रोसीजर बनाया गया है कि सिविल रिलीफ आपको कोर्ट से चाहिए तो उसका एक तरीका है बनाया गया है। तो कोई भी कानून जो है किसी तरीके से गाइड होता है, उस तरीके के लिए सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। दोनों में अब सेक्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे सेक्शंस याद होते नहीं, हम लोगों को खुद रेफरेंस के तौर पर वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ज़रूरी है कि दोनों को के डिफरेंसेस को समझना कि हम अगर कौन से एक्ट में जाए, कौन से रिलीफ हमें लेनी है। तो उसके लिए बहुत सारे दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत जो है अलग अलग सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते वकील की फ़ीस को, उनके लिए सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट में वकील फराहम करा रही है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को मालूम हो रही हैं धीरे धीरे। सरकार भी एडवर्टीजमेंट करती है कि आपको कोई मसला हो तो दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिफरेंट इलाके में यूपी में लीगल सर्विस अथॉरिटी से रब्ता कायम कीजिए। वो उनके वकील जो है उनके पैनल पे वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे कि आपको जो चीज़ का जो भी चीज़ चाहिए कानून से, जिस तरीके का रिलीफ चाहिए, सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल, वो आपकी मदद करेंगे हर तौर से। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है? मेरा जमीन से जुड़ा हुआ केस है। मेरा लोअर कोर्ट में केस चल रहा था। अब मैं वहाँ पे डिग्री हासिल कर लिया। अब है तो ये रेलवे है तो हाई कोर्ट में केस डाल, वो लोग स्टे ले लिए। मैं हज को गया, मैं लोग स्टे ले लिए। अच्छा। अभी जनवरी में मेरे को क्या बोलते तो मैं लिस्टिंग किया हूँ, अभी तक के मेरे को केस का नंबर नहीं मिला। अब क्या करना चाहिए मेरे को, बोलिए आप लोग। जी, देखिए, दो चीज़ है। जब आप सिविल से वो अपील में गए हैं तो अपील जब फाइल होती है उसी वक्त आपको मुकदमे का नंबर अलॉट कर दिया जाता है। क्योंकि अपील के 2 कंडीशंस होते हैं, या तो पैसे जमा कराए जाएं, जो पार्टी गई है उसने पैसे जमा किए होंगे, अपील की हियरिंग हुई होगी, उसकी नोटिस आपको जाएगी। नहीं गए हैं तो आप जाके एक बार कोर्ट में, जिस कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है, एक बार जाके पता करें। 2 चीज़ें होते हैं, कॉज टाइटल होता है नाम से और एक नंबर होता है। इन 2 चीज़ों के तरीके से आप अपने केस का पता कर सकते हैं कि वो पेंड। 2 चीज़ें होती, कभी कभी वो एडमिट कर लेते हैं लेकिन एक ड्यू कोर्स में आने वाली दिनों में 1-2 महीने 3 महीने के बाद डेट लगती है। तो आप उसमें अपने वकील से राब्ता कायम करके पता कर सकते हैं कि आपके केस का स्टेटस क्या है। आजकल तो ऑनलाइन हर चीज़ हो गई है, आप
ऑनलाइन भी अपने अगर पढ़े लिखे हैं, थोड़ा से घर में बच्चे अगर जानते हैं कंप्यूटर, तो आजकल ई सर्विसेज बहुत आसानी से हो गए। ई कोर्ट के नाम से हर जगह अदालत में ऑर्डर्स तक निकल जाते हैं। अपील कब आपकी लगी कोर्ट के सामने, क्या हियरिंग हुई, क्या नोटिस इशू हुआ, या फर्स्ट डेट में ही डिसमिस हो गई, आप अपने वकील के थ्रू अगर रब्ता कायम करें तो बेहतर तरीके से वो आपको गाइड कर देंगे। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो सलाम जी, बताएं क्या सवाल है? हाँ, मेरा सवाल है मैडम कि मैं 6 साल पहले किसी साहब को जमीन के लिए पैसा दिया था और उस पर एग्रीमेंट पेपर पर दिया था, लेकिन 6 साल के बाद भी अभी तक जमीन भी नहीं दिखा। बाद में हम पैसा के लिए डिमांड किया तो बोला कि पैसा दे रहा हूँ, लेकिन 6 साल हो गया तो अभी तक वो पैसा भी नहीं दे रहा, तो उसके लिए क्या करना है? वकील साहब, एक कॉलर ने हमें कॉल किया था और सवाल किया था कि 6 साल पहले उन्होंने एक जमीन अपनी बेची थी, एग्रीमेंट भी हो गया था, लेकिन अब तक जो उसके रुपए थे वो उन्हें नहीं मिले। देखिए, 2 चीज़ इनके पास है, रेमेडी अवेलेबल है, क्रिमिनल भी और सिविल में। अच्छा। सबसे पहले तो इनको एक डिमांड नोटिस के तौर पे एक नोटिस भेजनी चाहिए कि भाई हमारे साथ आपका एग्रीमेंट हुआ था, आपको ये ज़मीन देनी थी, आपने ज़मीन भी दी नहीं और पैसे भी नहीं लौटाए, और 15 दिन का टाइम दें, वकील के थ्रू नोटिस भेजें, उसका अगर जवाब नहीं आता है फिर कोर्ट में जाएं। दूसरी चीज़ है, कंप्लेंट केस कंसर्न थाने में जहाँ इनकी ज़मीन है या जहाँ ये रहते हैं उस थाने में एक कंप्लेंट डालें। उस कंप्लेंट पर अगर FIR नहीं लॉन्च होती है, 420 का बहुत अच्छा 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और 420 इज द बेस्ट रेमेडी अवेलेबल टू हिम। क्रिमिनल में वो जा करके, नहीं तो 156(3) की कंप्लेंट, फिर अगर पुलिस FIR नहीं रजिस्टर्ड कर सकती है तो ये मजिस्ट्रेट के सामने जा करके 156(3) की कंप्लेंट फाइल करके उसके ऊपर FIR करा सकते हैं, उसके एग्रीमेंट की कॉपी साथ में लगाएं। लेकिन जो भी करें वो वक्त के अंदर, चूँकि हमारे यहाँ एक लिमिटेशन का जो प्रोविज़न लिमिटेशन एक्ट है कि हर चीज़ सिविल के लिए 3 से 12 साल का लिमिटेशन है कि किसी भी अगर रिकवरी में जा रहे हैं तो 3 साल की मियाद होती है। अच्छा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा डिले होने पर कल के क्वेश्चन फिर आप पर किया जाता है कि इतने सालों से आप क्या कर रहे थे, आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। तो कम से कम इमीडिएटली आप एक लीगल नोटिस भेजें और एक थाने में कंप्लेन कराएं उनके खिलाफ, उसमें एग्रीमेंट की कॉपी ले जा करके फोटो कॉपी दिखाएं, पुलिस को दिखाएं कि देखिए ये एग्रीमेंट हमारा हुआ था, अभी तक इन्होंने वादा किया था ज़मीन देने का, ज़मीन भी नहीं दिया इन्होंने और आज तक हमारे पैसे भी नहीं लौटा रहे हैं। जी। तो इनके पास दोनों रेमेडी अवेलेबल है, सिविल और क्रिमिनल। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? मैम जी, मेरी एक बच्ची है, उसकी शादी हुई है, एक बच्चा भी हुआ है। वो जो बच्ची है वो 2 साल की है। खावन ने तकरीबन 1 साल से छोड़ रखा है ऐसे ही मेके पे। अच्छा। तो हमने अब नाना नफका के लिए दावा किया है। पहले महीने का 5000 दिया, जज साहब ने 5000 माहाना मुकर्रर किया, लेकिन 5 महीने से वो नहीं दे रहा है। और जज साहब भी देखते रहे, उन्होंने बोला हमारा बच्चा कुछ कमाता नहीं। तो जज साहब ने अभी नहीं देखा। लड़के अगर इसके पास कुछ नहीं है तो लड़के वाले कहाँ से लाएंगे? इसको दो एक बच्चा पालना है और एक बच्ची पालनी है, अब क्या करना है हमको? जी, ठीक है। क्या कानूनी रास्ता है इनके पास? देखिए, 2 चीज़ें हैं आपके पास अवेलेबल। अगर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है तो कायदे से तो उसे वक्त पे देना चाहिए मेंटेनेंस, और नहीं भी देता है तो उसके रास्ते हैं कि एग्जीक्यूशन फाइल करें, कितने में पैसे बाकी रह गए हैं, फ्रेश एग्जीक्यूशन, और हर एग्जीक्यूशन पे कोर्ट अपना नोटिस करती है, और नहीं देंगे तो फिर 1 महीने के लिए जेल जा सकते हैं। लेकिन मसला वही होता है कि अगर एक बंदा बिल्कुल ही नहीं नीयत है देने की तो कोर्ट भी उसमें कई महीनों से वो पैसा नहीं दे रहा है, तो उसकी वजूहात यही है कि कुछ लोग बिल्कुल एडेमेंट रहते हैं कि नहीं मुझे तो 1 पैसे नहीं देने हैं। सवाल है कि कानून या कोर्ट जो है डायरेक्शन दे सकती है, जेल भेज सकती है, लेकिन एक बंदे को जेल भेज करके भी क्या मिलेगा? जेल जाने से मसले का हल तो नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी तरीके से समझा बुझा करके, क्योंकि अब तो रहने का इरादा नहीं है। दूसरी चीज़, मेंटेनेंस ठीक है, वो कब तक देगी? बच्चे जब तक मैच्योर होगा। और 5000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है रकम, लेकिन अब 5000 रुपये भी अगर नहीं देने की नीयत है तो इससे जाहिर है कि उसकी नीयत नहीं है देने के लिए।
लेकिन उसमें एग्जीक्यूशन फ्रेश फाइल कीजिए। कितने में आज तक 5 महीने का नहीं दिया उन्होंने, 5 महीने की 60,000 जो भी अमाउंट होता है 25 to 30,000 का आप एक अलग से एग्जीक्यूशन फाइल कीजिए। अलग एग्जीक्यूशन पे कोर्ट अपना ऑर्डर करेगी, नहीं करेगी तो उसको एक कस्टडी में लेगी। तो एक डर कानून का पैदा करना होगा जहन में, जब तक वो डर नहीं पैदा होगा तब तक वो कोई ना कोई स्टेप तो इन्हें लेना ही पड़ेगा। वकील साहब कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए, उनके सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी मैडम। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? ये फर्जी डिग्री बनी हुई है हमारी प्रॉपर्टी को मैडम, वो उस माँ का हमारा देहांत हो गया है। अच्छा। तो फर्जी डिग्री बनाई हुई है ओनली 13 डेज में, 13 दिनों के अंदर जी। तो अब वो हमने कोर्ट उसको किया है कि भाई हमको ये प्रॉपर्टी मतलब बंटवारा चाहिए। इसमें 3 पार्टनर्स है, ये मदर्स प्रॉपर्टी है, माँ की प्रॉपर्टी है, तो तीनों तो ये बेटियां हैं जी। अब हम कोर्ट में चल रहा है ये, लेकिन लेंथी हो जाता है मैडम जी। आप बात कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कश्मीर से कर रहे हैं जी। ये कश्मीर से बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ रूल्स कुछ लॉज वहाँ पर अलग है। नहीं, अब अलग नहीं है, अब तो कानून यही के वहाँ भी लागू हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जब इस फर्जी की बात जो आप कर रहे हैं, तो अगर कोई फर्जी फोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है इस प्रॉपर्टी का जी, तो आपको इख्तियार है कि उस कोर्ट में 340 के अंदर एक कंप्लेंट फाइल कीजिए, एक एप्लीकेशन फाइल कीजिए कि दे हैव क्रिएटेड फोर्स डॉक्यूमेंट और 13 दिन के अंदर इन्होंने करके प्रॉपर्टी बेच दी है या बेचना चाहते हैं। तो आपके पास दोनों इख्तियार है, सिविल भी है, क्रिमिनल भी है। 340 CRPC में एक कंप्लेंट दीजिए, थाने को इन्फॉर्म कीजिए, उस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दीजिए उस कंप्लेन में कि जो भी प्रॉपर्टी आपकी है, और कोर्ट के अंदर आपका इख्तियार है कि आप सूट में जा सकते हैं, डिवीजन सूट फॉर पार्टीशन में जा सकते हैं कि इसमें सबका हक है, प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी थी और इस शख्स ने गलत तरीके से फोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करके इसको बेच दिया है। तो आपके पास दोनों रेमेडी अवेलेबल हैं, क्रिमिनल भी और सिविल भी जी। तो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों की ही सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो जी बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल यह है कि मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बोल रहा हूँ। मैंने 1 साल पहले एक वीडियो जो है वो कैप्चर की थी मैंने ऑपरेशन थिएटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ ऑपरेशन थिएटर में जो पेशेंट से जो है पैसे लिए जाते हैं, तो उसकी वो मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी, एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रुप में भी अपलोड की, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? जी ठीक है, एक और कॉलर है, इनका भी सवाल ले लेते हैं। हेलो। वकील साहब से बात करनी। जी बिल्कुल, वो आपको सुन रहे हैं, सवाल पूछें, क्या सवाल है आपका? सवाल, मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा था आज से 20 साल पहले। मुझे थोड़ा, मैं उस वक्त थोड़ा बीमार भी था और बच्चे छोटे थे मुझे, क्योंकि मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, यहाँ कुछ प्रॉब्लम था इन दिनों जी। तो मैंने किसी मजबूरी की वजह से किसी आदमी को बच्चे 2 बच्चे ला गए, उन्होंने थोड़ा सा कागज लिखा, उस पर हिब्बा दे दिया और मुझे थोड़ा सा पैसे दे दिए, कुछ रकम दे दिया थोड़ा सा जी, जो बिल्कुल बहुत कम है। इस वक्त मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो वो कहते हैं कि भाई आपने ये क्यों किया, तो उसमें क्या हो सकता है कुछ कि मैं वो उनसे वो जमीन वापस, मकान और जमीन वापस ले सकता हूँ जी। ये वकील साहब से पूछना था, अगर इसमें कानूनी कोई जगह, मैंने वैसे खास कोई कागज कोई एफिडेविट नहीं, कोई नहीं है, सिर्फ वकील ने मुझे सारे कागज पे कुछ लिखा उन्होंने कि हम ये हिब्बा देते हैं, मैं ये हिब्बा देता हूँ फलाने ये नाम पे जी। ठीक है ठीक है वकील साहब, इनके पास क्या कानूनी रास्ता है? 20 साल पुरानी बात ये कह रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो लिमिटेशन पीरियड है वो 12 साल कुछ देर पहले बात कर रहे थे। लिमिटेशन दिक्कत क्या है कि लोगों को कानूनी मालूमात नहीं होने की वजह से ये परेशानियां होती हैं कि 20 साल पहले के जो हालात थे, आज ज़मीन की भी कीमतें काफ़ी बढ़ गई होंगी, तो जाहिर सी बात है एक तो लिमिटेशन का सवाल सबसे पहले होगा कि इतने दिनों के बाद आप कोर्ट क्यों आ रहे हैं, तो ये मुश्किल है इनके लिए कानूनी तरीके से। तो लिमिटेशन, अब उसमें कंडोनेशन ऑफ डिले का एक प्रोविज़न है, डे के वो कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन बहुत लिस्ट चांसेस हैं कि वो अगर बैठ करके जिनको इन्होंने दिया था, मेरे ख्याल से अगर किसी ने 20 साल पहले कोई चीज़ ली होगी तो आज 20 साल के बाद तो उसकी कीमतें काफ़ी बढ़ गई होंगी। तो बैठ के या तो उनसे बैठ करके आपस में निगोशिएट करके अगर उस मसले को हल करना चाहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मगर कानूनी तरीके से लेना 20 साल के बाद बहुत मुश्किल काम है।
जी, एक कॉलर ने हमें कॉल किया था पुंछ से। इनका सवाल था कि इन्होंने कुछ वीडियो भी बनाया था, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजा भी था, पर उस पर कुछ हुआ नहीं। देखिए, फैमिली हेल्थ का क्वेश्चन था इनका कि हॉस्पिटल्स में इन्होंने कुछ पैसे मांगे। और देखिए, उसमें नर्सिंग होम एक्ट है जो हॉस्पिटल्स गवर्न करते हैं, या फैमिली हेल्थ डिपार्टमेंट है, आप उनको डिपार्टमेंट को कंप्लेन उनकी दीजिए। वो आजकल डिपार्टमेंट्स कंप्लेन पर कार्रवाई करती हैं, रेड करती हैं। और कुछ इस टाइप के अगर नर्सिंग होम या हॉस्पिटल गलत तरीके से पैसे पेशेंट से ले रहे हैं किसी मशीन के बुनियाद पे या किसी भी वजह से, तो इसकी कंप्लेन वो फैमिली हेल्थ डिपार्टमेंट को दें, कंसर्न थाने को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है और होती है। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ, हम कर्नाटक से बात कर रहे हैं। पीएनडीसी बोल के केस डाले सो है जी। हमारे को साइलेंस सर्टिफिकेट होने का है, तो हमारे 6 साल करीब हो गया, अभी तक सतारे जज सर्टिफिकेट देने का नाम ही नहीं है। अच्छा, तो जरा क्या करना? आप फिर से सवाल पूछे हैं, आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं एक बार? जी बताएं। पीएनडीसी केस। पीएनबीसी क्या है ये बताएं पहले। ये जी, लैंड एक्विजिशन की बात कर रहे हैं जी। लैंड एक्विजिशन से मुताल्लिक है आपका क्वेश्चन? हाँ, लैंड एक्विजिशन है, यानी हमारे तायरे भाई थे, उन्हें गुजर गए, उनकी प्रॉपर्टी है जी, वो दूसरे हमारा है बोल के वो लोग ये कर रहे हैं, हम हमारा है बोल के हम ये कर रहे हैं, पूरा इसके सर्टिफिकेट दे दिए जी। तो अगर कोर्ट से सर्टिफिकेट मिल गया है तो आपका जो हिस्सा है वो उस पर आप अपना कब्जा ले सकते हैं, अगर कोर्ट से फैसला हो गया है तो। नहीं, फैसला अभी नहीं दे रही उन्हें, हम सर्टिफिकेट पूछे खाली, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, हम जाके लेना चाह रहे। इस सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए। उसका डिस्क्रिप्शन जब तक आपके पास नहीं होगा, आपका क्या हिस्सा उस प्रॉपर्टी में बनता है, डॉक्यूमेंट सब ये कर दिए, प्रोड्यूस कर दिए उनके पास, तो उनको प्रोड्यूस कर दिए, तो उस बुनियाद पर कोर्ट अपना फिर फैसला सुनाएगी। अगर आप ये सब सुना दिए, हम सुना दिए, सर्टिफिकेट देने का है। आजकल खाली अपोजिशन वालों की भी ये नहीं कर रही, हमारी वे करी नहीं। वो डिले थोड़ा होता है प्रोसीजर में, सरकारी काम में जानते हैं मुश्किल होती है, लेकिन वो सर्टिफिकेट आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। थोड़ा उसको आप अपने तरीके से फॉलो कीजिए, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब सारी चीजें तय हो गई हैं कोर्ट से, तो सर्टिफिकेट तो देंगे, तभी तो आपका हक आपको मिल पाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है, जो मेरा पापा है उनका रिटायरमेंट आया है, अब जो उनका पैसा है वो दूसरी बीवी के बच्चों पे खर्च कर रहा है। अच्छा। तो हम 4-5 भाई बहन, हम ही नहीं दे रहा है, क्या उस पे हमारा हक है कि नहीं है? जी बिल्कुल हक है आपका, क्योंकि आप पहली बीवी हैं तो ज्यादा हक है आपका। लेकिन दो चीजें होती है, पेंशन बुक एक होती है, पीपीओ बुक जिसको हम कहते हैं। अगर पेंशन में उन बीबी का नाम उन्होंने चढ़ा रखा है या आपका नाम चढ़ा रखा है वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक पैसे का सवाल है आपका कानूनी हक है, उसमें आप क्लेम उनसे कर सकती हैं, मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती हैं बीइंग वाइफ। तलाक अगर नहीं हुआ है, अगर तलाक होने के बावजूद भी आप क्लेम कर सकती हैं। जी, यानी कि हो सकता है कि इसमें उनका हक है भी और नहीं है, बिल्कुल है। जो अब पेंशन क्या है, क्या ये काम करते थे, नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है। जिनकी पेंशन क्या फिक्स हुई है। और दूसरी चीज, जो किताब मिलती है पेंशन के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें एंट्री किस वाइफ का इन्होंने करा रखा है, पहली वाइफ का करा रखा है या दूसरी वाइफ का करा रखा है। तो वो तो एक देखने वाली बात है उसमें। लेकिन जहाँ तक हक की बात है पैसे और मेंटेनेंस की, वो इनका राइट है, वो क्लेम कर सकती हैं। जी, वकील साहब, बीच में एक कॉलर ने हमें कॉल किया था और उनका सवाल ये था कि उनकी जो बेटी है, उनकी 2 साल पहले शादी हुई, शौहर ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन अगर इसी तरह से बात करें तो आजकल जो औरतें हैं, उन शादी के बाद बहुत सारी औरतों के साथ मारपीट होती है घर में, उन्हें बहुत सताया जाता है। तो अगर इस तरह से किसी के साथ हो रहा है तो उसके लिए क्या कानूनी रास्ते हैं, वो क्या कर सकते हैं, कहाँ पे केस फाइल कर सकती हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ कॉलर्स कई सारे जुड़ गए हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? मैं JNK से बोल रहा हूँ। जी। मैं JNK से बोल रहा हूँ। जी बताएं, सवाल क्या है आपको, पूछना क्या है?
मैंने वो कंज्यूमर कोर्ट में केस किया था होंडा कंपनी को। 2016 में हमने केस किया जी। कंज्यूमर कोर्ट में बोलते हैं 10 दिन लगे, महीना 6 महीना, यहाँ तो 2016 से अभी उसकी वो बोलते हैं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। 2016 कंज्यूमर कोर्ट में जब इतना टाइम लगा तो बाकी कोर्टों का क्या हाल होगा। तो 2016 से अभी बोलते हैं अभी इसकी हियरिंग है मगर कुछ डिसीजन नहीं होता है। गाड़ी पुरानी हो गई, हम गाड़ी को बेच भी नहीं सकते क्योंकि उनके साथ उसका इशू है, रेट का इशू है। तो हम गाड़ी बेचने वाले थे तो कोई लेता ही नहीं है। जी ठीक है वकील साहब, क्या रास्ता है इनके पास? देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है जब ये अमल में आया था तो इसका जो मेन मकसद था कि जल्द से जल्द कंज्यूमर जो है इनको जो है कि रिलीफ दिया जाए। तो वही होता है कि बदकिस्मती है कि हर जगह ये मामला इसी तरीके से डिले होते हैं और वो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है जो लोग सफ़र करते हैं बेचारे। अब जैसे इनके साथ है, गाड़ी से मुताल्लिक चीज़ें हैं, गाड़ी बेच नहीं सकते, वो चीज़ें चल रही हैं, हुंडई कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, उसकी उन्होंने कंप्लेन की होगी। हाँ, लेकिन कई साल निकल गए कि एक प्रोसीजर है कि आप ये दीजिए, आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए, एविडेंस दीजिए, एविडेंस के बाद फिर आर्गूमेंट पे होगा। अब उसमें कई बार तो कोर्ट छुट्टियों पे रहती है तो उसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती। तो डिले तो एक प्रोसीजर है उसकी वजह से, लेकिन आज नहीं तो कल तो डिसाइड होना है। उसके बाद लेकिन वही मुश्किल है कि उसके बाद स्टेट कमीशन फिर नेशनल कमीशन के रास्ते हैं। बड़ी कंपनी है, अगर वो लड़ना चाहिए तो ये अगर कल को जीत भी जाते हैं तो वो अपील में चली जाएगी जी। तो ये मसले हैं। लेकिन अब जहाँ तक 2016 से 19 3 साल का वक्फा बहुत उस हिसाब से ज़्यादा नहीं माना जाता जिस तरीके से हमारे यहाँ फैसले होते हैं। 3 साल का वक्फा कुछ नहीं है। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने एक ये पता करना था कि जो मोदी ने जन धन खाते खुलवाए थे ना, तो वो मेरे फादर ने खाता खुलवाया था 2014 में जी, और 2016 में उनकी डेथ हो जाती है। उस टाइम से मैं उस SBI बैंक के चक्कर लगा रहा हूँ। वो उसमें मोदी साहब ने ये बोला है कि 2 लाख का फ्री बीमा है। तो वो ये कहते हैं कि जी बीमा नहीं है इसमें कोई भी। अच्छा जी, ठीक है वकील साहब, ये क्या देखिए वो सही है आपने कहा। उस जमाने में जो है 12 रुपए का था कि 12 रुपए आपके अकाउंट से कट जाएंगे। वो दूसरी चीज़ देखने वाली बात है कि जॉइंट सिंगल अगर अकाउंट था सिर्फ वालिद साहब के नाम से, तब आप उसमें हकदार नहीं हो सकते। अगर उन्होंने नॉमिनी में नाम दिया होगा या एज ए जॉइंट अकाउंट होल्डर में नाम दिया होता तो फिर आपका हक बनता था। तो बैंक चाहते हुए भी आपको उसका वो बेनिफिट नहीं दे सकती अगर जब तक कि आप उसमें नॉमिनी के तौर पे ना हो जी। इसका फायदा इन्हें तभी मिलेगा नॉमिनी जी। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो, लगता है किसी वजह से कॉलर से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। जैसे मैंने आपसे सवाल किया था कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो शादी के बाद बहुत ज़्यादा घर वाले उन्हें परेशान करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उन्हें सताते हैं, कई बार घर से बाहर भी निकाल देते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आम मालूमात ही नहीं है कानून की कि क्या करें इस तरह के केस में, तो क्या कर सकते हैं, वो कहाँ पर जाएं, क्या पहली सीढ़ी हो सकती है? देखिए, अब तो बहुत आसानी हो गई है। जब से हमारे यहाँ पहले ज़्यादातर कंप्लेंट जो है 498A के अंदर फाइल हुआ करते थे IPC के अंदर, लेकिन जब से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 अमल में आया है, ज़्यादातर लड़कियां औरतें इसी कानून का फ़ायदा उठाना चाहती हैं। फ़ायदा इन द सेंस की रेमेडी इसमें बहुत इजीली अवेलेबल है। सेक्शन 12 में कंप्लेंट फाइल होती है। उस कंप्लेंट फाइल होने के बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर बाज़ाब्ता लड़कियों का स्टेटमेंट लेता है कि वो उनके पास पूरे परफॉर्मा होते हैं कि आप जी। वकील साहब, इसके बारे में और भी बातें करेंगे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि जो हमारा फादर है उनका जो रिटायरमेंट का पैसा है जी, वो पहली दूसरी बीवी के बच्चों पे खर्च कर रहा है। जो हम भाई बहन है हमें उसमें हक नहीं दे रहा है जी। क्या उस पे हमारा हक है कि नहीं है? जी, मेरे ख्याल से इन्होंने अभी पहले भी हमें कॉल किया था और यही सवाल पूछा था। उसका जवाब भी मैंने दिया था
कि पीपीओ बुक जो है अपने पासबुक पे वो देखें कि फर्स्ट वाइफ का नाम चढ़ा रखा है या दूसरी वाइफ का। बाकी देने की बात है तो हक इनका बनता है, वो उस हक को कानूनी तरीके से ले सकती हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? वकील साहब से बात करना है। बिल्कुल, आपको सुन रहे हैं, सवाल पूछे। सवाल बोलना है जी, सवाल पूछे, क्या सवाल है आपका? हेलो, सवाल पूछिए। आपका सवाल क्या है? अपना सवाल पूछिए। ये प्रॉपर्टी के लिए जी बताएं। और बच्चा जो है 5 साल से मिसिंग है। बच्चे की उम्र जो है 40 साल है। अब प्रॉपर्टी जो है पहले हमारी बीवी के नाम पर थी, अब बीवी से मेरे नाम पर तबादला हो गया है, वही नामा कर दिए हैं जी। अब बच्चा कब तक वेटिंग करना है हमें? बच्चे के लिए कब तक वेटिंग करना? व्हील नामा फिर लिखना है बोले तो बच्चे को, और लड़कियों को देना है, 3 लड़कियों को, 3 लड़कियां हैं मुझे। देखिए वो तो उसमें है, आप वसीयत अपने तौर से कर सकते हैं कि कल को कोई डिस्प्यूट ना हो। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम से है तो जो लड़कियों का हिस्सा है जो 4 आना वो दे सकते हैं, लड़के का जो हिस्सा है वो आप अपने तरीके से दे सकते हैं कानूनी तरीके से, बिना कोर्ट जाए। तो विल आप कर दें अपने लाइफ टाइम में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्ते, मेरा नाम। देखिए, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। हाँ मैडम जी, बताएं क्या सवाल है? अब ये तरक्की के बारे में। टीवी की आवाज बंद करिए सबसे पहले। तरक्की के बारे में पूछना चाह रहा हूँ मैं। जी, अक्सर हम हमेशा अपने कॉलर से कहते हैं कि वो जब भी हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दे ताकि उनका सवाल हम सही से सुन पाए। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सवाल ये है कि एक बाप की 3 बेटियां और एक बेटा है, तो अपनी प्रॉपर्टी को बेटे के हक में पूरा दे दिया है, रजिस्ट्री करा दिया है बेटे के लिए जी। तो इस्लामिक लॉ से बेटियों का कुछ हक बनता है? बिल्कुल बनता है वो। जी वकील साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है तो बहुत ही मुख्तसर सा इनका जवाब देंगे। मुस्लिम लॉ के हिसाब से आपका हक बनता है, लड़कियों का हक बनता है, वो लड़कियां अपना हक क्लेम कर सकती हैं। अगर इन्होंने नहीं दिया है, रजिस्ट्री करा ली है सिर्फ अपने नाम से, तो वो कोर्ट जाके अपना हिस्सा ले सकती हैं। जो फादर के प्रॉपर्टी में 4 आने का हिस्सा होता है वो बिल्कुल क्लेम कर सकती हैं। जी वकील साहब, जिस तरह से मैंने बीच में आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ ससुराल में मारपीट होती है, उसे परेशान किया जा सकता है, तो उसके पास क्या रास्ता है, तो आपने कहा था कि सेक्शन 12 के अंदर वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रोविजन है जिसमें उनको इंटरिम सेक्शन 23 में इंटरिम कंपनसेशन का प्रोविजन है, मेंटेनेंस मांग सकती हैं, राइट ऑफ रेजिडेंस का हक है कि जिस घर में वो रह रही हैं उनको निकाला नहीं जा सकता जब तक फैसला कानूनी तरीके से नहीं हो पाता। तो आजकल तो बहुत अच्छे हैं और सबसे ज़्यादा कोर्ट में रश इसी का है कि सेक्शन 12 में जो भी लड़कियों या औरतों के साथ जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, जो आपने कहा क्रूएल्टी किसी भी तरीके से, मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, उसके लिए बहुत अच्छा रेमेडी इनके सामने अवेलेबल है। डोमेस्टिक वायलेंस में वो कंप्लेन कर सकती हैं। क्राइम अगेंस्ट वीमेन सेल का प्रोविज़न है, वो अलग से प्रोसीडिंग है। 498 है, 406 की कंप्लेन के बेसिस पर FIR दर्ज होती है जी। तो मेरा कहना है कि अख्तियार कानूनी तरीके से बहुत हैं औरतों के पास, उसको अवेल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा विल पावर मजबूत करने की ज़रूरत है। और अगर सही तरीके में हो, मुश्किल ये है कि आजकल मिसयूज़ कानून का बहुत ज़्यादा होता है। जी वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तन्नू, आइंदा बुलाते रहिए। जी ज़रूर। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। फिर से हाजिर होंगे आपकी कानूनी उलझनों को सुलझाने और कानूनी समझ को बढ़ाने। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।